हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंशुमन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज फिर हम आप सभी भाइयों बहनों के लिए लेकर आए हैं हिंदी सुपर सीरीज का पार्ट 4 यानी कि संज्ञा से अव्यय तक। आपको पता है हमारी अन्य सुपर सीरीज भी रेगुलर चल रही हैं, जिनके पार्ट्स भी कंटिन्यू आ रहे हैं। इन सभी पार्ट्स में दोस्तों आपको विगत वर्षों में लगातार पूछे जाने वाले कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है उनका कलेक्शन आपको मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करते रहिए। हमसे कांटेक्ट के लिए आप हमें इंस्टा पर मैसेज भी कर सकते हैं दोस्तों। हमारे टेलीग्राम ग्रुप की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उससे ऐड हो सकते हैं। कहते हैं दोस्तों कि यदि संघर्ष बड़ी शिद्दत से किया गया हो तो यकीनन सफलता का स्वाद लाजवाब होता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज का पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। पूछा गया है दोस्तों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आप अपना ऑप्शन बताएंगे। दोस्तों आपको बता दें, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। रूढ़ वो शब्द होते हैं जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो सके, यानी कि वो शब्द डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं, तो ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं दोस्तों? रूढ़ कहलाते हैं। यौगिक होते हैं जो 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, यानी कि आपका योग रूढ़ भी यौगिक होते हैं, यानी कि वो भी 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, लेकिन होता क्या है उसमें उन शब्दों का एक विशेष अर्थ निकलता है, यानी कि वो थर्ड पर्सन की तरफ इंडिकेट करते हैं दोस्तों। तो आपका ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा, बताइए 3। ठीक है, यानी कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दशानन किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे हमने बताया आपको रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, तो आप बताएंगे कि दशानन किस प्रकार का शब्द है। दोस्तों आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि दशानन जो है योग रूढ़ है। योग रूढ़ यानी कि 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। 10 आनन यानी 10 है मुख जिसके। तो आपको बता दें इसका थर्ड पार्ट जो है निकल के आ रहा है, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है थर्ड पर्सन की तरफ, यानी इसके एक विशेष अर्थ निकल रहा है। ये आपको रावट की तरफ इशारा कर रहा है दशानन। ठीक है, तो इसलिए ये योग रूढ़ हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपसे पूछा गया है अर्थ की दृष्टि से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो आप बताएंगे अपना ऑप्शन। दोस्तों अर्थ की दृष्टि से बता दें आपको, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3। आपकी 5 प्रकार की संज्ञा होती है दोस्तों अर्थ की दृष्टि से। पहली होती है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? तो आप बताएंगे। दोस्तों संज्ञा किसी भी पर्टिकुलर वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव आदि का नाम हो तो उसे आप संज्ञा कहते हैं, आपको पता है। और बता दिया आपको हमने कि अर्थ की दृष्टि से 5 प्रकार की होती है, तो आप इसमें बताएंगे कौन सी संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा क्रोध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? आपको हमने अभी संज्ञा के पार्ट्स बताए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो इसमें पूछा गया कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक होती है जो किसी व्यक्ति की तरफ इंडिकेट करती है, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराती है, तो वो संज्ञा कैसी कहलाती है? व्यक्तिवाचक, जैसे राम, गंगा, इस टाइप का। ठीक है, तो आप इसमें ऑप्शन में बताएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 2, यानी कि यमुना। दोस्तों आपको बता दें, अगर हम यमुना की बात कर रहे हैं तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर हम यमुना नदी की बात करते हैं, यानी कि यमुना को छोड़ देते हैं, नदी की बात करते हैं, तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा हो सकती है, यानी कि कई सारी नदियाँ हो सकती हैं। लेकिन हम पर्टिकुलर एक यमुना की बात करें तो यमुना एक नाम है, जिससे कि हम बताएंगे किसी नाम, अगर नाम के लिए बोल रहे हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा दोस्तों। तो अंतर समझ में आया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, निम्न में से निश्चयवाचक सर्वनाम बताइए। तो पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, सर्वनाम क्या होते हैं। ठीक है, सर्वनाम दोस्तों होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वो हमारे सर्वनाम कहलाते हैं दोस्तों। तो अब आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 3, यानी कि ये है। ठीक है दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि ये बताता है, कोई एग्जैक्ट चीज़ की तरह बता रहा है। कोई जो है मतलब डाउटफुल है, ठीक है, कौन है कोई एग्जैक्ट नहीं है, क्या है कोई पता नहीं। यह जो है ये इंडिकेट करता है कि हाँ ये डेफिनेट है, यह मेरी पुस्तक है, यानी कि ये एग्जैक्ट चीज़ है, तो इसलिए आपको बुलाया ये निश्चयवाचक है, ये निश्चित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? तो दोस्तों आप बताएंगे विशेषण। पहले हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि विशेषण क्या होता है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं दोस्तों, ठीक है। और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कौन सा शब्द विशेषण है, तो आप बताएंगे अपना। आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा थर्ड। दोस्तों मैं आपको टाइम देता हूँ अपना ऑप्शन करेक्ट करने के लिए, तो आप जो है उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण है? दोस्तों आपको मैंने बताया है विशेषण क्या होता है। आपको बता दें कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण मूलतः आपको बताएं 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका सार्वनामिक विशेषण, दूसरा होता है आपका गुणवाचक विशेषण, और तीसरा होता है संख्यावाचक, और चौथा होता है आपका परिमाणबोधक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण जो होता है, जो किसी भी पर्टिकुलर संज्ञा के स्थान पर कोई अगर वर्ड आया है, जैसे कि यह घर मेरा है, तो यह आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया। गुणवाचक क्या होता है? जिसमें आपको लाल, पीला, पुराना, नया, अच्छा, बुरा, भला इस टाइप का वर्ड आता है। संख्यावाचक यानी कि आपको कोई काउंटिंग का नंबर बताया गया हो, जैसे 1, 2, 4, 2 गुना 10वां इस टाइप का। परिमाणबोधक आपका होता है जो आपको क्वांटिटी बताता है, ठीक है, यानी कि 10 किलो या 5 कुंटल या थोड़ा या बहुत इस टाइप का। तो आपसे पूछा गया गुणवाचक विशेषण, तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन बता सकते हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा नया, यानी कि 4, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण कौन सा है दोस्तों? नया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशु शब्द का विशेषण है, तो आप बताएंगे पशु शब्द का विशेषण क्या है दोस्तों। अपना ऑप्शन आप लगाएंगे करेक्ट। दोस्तों आपको बताएं ऑप्शन नंबर आ जाएगा आपका फर्स्ट करेक्ट, यानी कि पाश्विक। तो पशु शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा दोस्तों? पाश्विक, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बहुत तेज दौड़ता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें पूछा गया है कि बहुत क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या प्रविशेषण। आपको बता चुके हैं किसी पर्टिकुलर वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, और अगर उसके स्थान पर कोई वर्ड आता है तो उसे हम सर्वनाम कहते हैं, और जो संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताता है उसको हम विशेषण कहते हैं। लेकिन अब बचा है आपका प्रविशेषण। तो बहुत क्या है, इसमें आपसे पूछा गया कि बहुत क्या है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रविशेषण दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्रिया विशेषण में भी आ जाता है, जो कि आपका अधिकता बोधक जो है परिमाणवाचक में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में प्रविशेषण दिया है तो आपको बहुत प्रविशेषण लगाना पड़ेगा, ठीक है। घनिष्ठ की उत्तरावस्था है, क्वेश्चन नंबर 11। घनिष्ठ की उत्तरावस्था है। प्रविशेषण दोस्तों जो पिछला क्वेश्चन है, कंफ्यूज ना होइएगा, विशेषण की भी जो विशेषता बताते हैं वो हमारे प्रविशेषण होते हैं, ठीक है। तो आप इसमें ऑप्शन बताएंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। आपका सही हो जाएगा घनिष्ठतर, ठीक है, घनिष्ठतर यानी कि 2। आपको बताएं जो अवस्थाएं पूछी जाती हैं, उत्तरावस्था या उत्तमावस्था इस टाइप का पूछा जाता है, तो जिसमें रा आता है उसमें लास्ट में रा आ जाता है, जैसे कि तर है, और उत्तमावस्था है तो इसका तम हो जाएगा, यानी कि माँ पूछा गया इस टाइप से, ठीक है। बट आप एग्जैक्ट वर्ड को जो है सही से लिखने की प्रैक्टिस देखिएगा कि घनिष्ठ है तो घनिष्ठ नहीं होगा, घनिष्ठ ही होगा, इसलिए घनिष्ठतर होगा, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, आपका 12वां क्वेश्चन है कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों आप बताएंगे कि रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। दोस्तों आपको बता दें जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आपका खाना, पीना, उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सब क्या है, आपकी क्रियाएं होती हैं दोस्तों। और बात कर लेते हैं कि रचना, या फिर आपसे पूछा जाए कि कर्म के अनुसार, तो रचना की दृष्टि या कर्म के अनुसार क्रिया के 2 भेद होते हैं दोस्तों। एक होती है सकर्मक क्रिया और एक होती है अकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में आपका कर्म दिया गया होता है उसको आप सकर्मक क्रिया बोलते हैं, और जिसमें कर्म नहीं दिया गया होता है अकर्मक क्रिया होते हैं। जैसे कि आपसे बोला जाए कि राम फल खाता है, यानी कि फल आपका एक कर्म है, तो क्या खाता है राम? फल खाता है। तो जब आपका ऑप्शन आंसर मिल जाता है क्या खाता है कि फल खाता है, तो आपका ये सकर्मक हो गया, यानी कि कर्म के सहित। और आपसे बोला है राम खाता है, तो आपको पता ही नहीं है कि राम क्या खाता है, कुछ पता नहीं है, आपका कर्म नहीं दिया गया है, यानी कि ये हो जाएगा आपका अकर्मक, ठीक है। तो क्रिया की कितने भेद आपको बता दिए हैं? 2 भेद, यानी कि सकर्मक और अकर्मक। तो आपका 12वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट, यानी कि 2, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको सारी सीरीज के ऐसे ही पार्ट्स आपको मिलते रहेंगे, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह पढ़ता होगा वाक्य में वर्तमान का कौन सा भेद इंगित करता है। आपने सुना है कि काल जो है 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूतकाल और
भविष्यकाल। तो आपको बताएं, जैसे आपने देखा है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ठीक है, इंग्लिश में, और वह पढ़ता होगा, तो आपका जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल को आपको 4 भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, बांटा गया है। यानी कि 5 मान लेते हैं आप। सामान्य वर्तमान जो कि आपका प्रेजेंट चलता ही है, उसके बाद तात्कालिक वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संदिग्ध और संभाव्य, 4 आपके अलग बताए गए हैं। तो अब इसमें ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा करेक्ट? वह पढ़ता होगा। यानी कि ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन मानता है कि हाँ वो पढ़ता होगा, मतलब एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन हाँ वो पढ़ता होगा, तो ये संदिग्ध है, यानी कि संदेह है। संदेह है तो आपका संदिग्ध वर्तमान सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता कि वह पढ़ता हो, मतलब यानी कि हो सकता है कि वो पढ़ता हो, तो ऐसी संभावना हो सकती थी ना, तो इसलिए इसको संभाव्य वर्तमान बोलते हैं, ठीक है। अगर आपसे बोल देता कि वह पढ़ चुका है, यानी कि एग्जैक्ट वह पढ़ चुका है, मतलब कार्य कंप्लीट हो चुका है, तो ये तब आप उसको पूर्ण वर्तमान में रखते। लेकिन आपसे पूछा गया पढ़ता होगा, यानी कि संदिग्ध वर्तमान। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गीत गाया गया। दोस्तों, गीत गाया गया वाक्य में जो गीत है वो किस वाच्य को इंगित करता है? तो आपको बता दें, जो वाच्य होते हैं हमारे 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। दोस्तों, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसमें कर्मवाच्य, ठीक है, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कर्मवाच्य। आपको बताएं दोस्तों कि जो गीत है आपका, वो आपका कर्मवाच्य है, और लेकिन जो अभी गाया गया यानी कि जो क्रिया हो रही है वो आपका, मतलब क्या काम किया, क्या जो काम किया जा रहा है वो आपका कृत्यवाच्य में आ जाता है, ठीक है। और गीत जो है वो आपका कर्मवाच्य में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। भाववाच्य में आपका आ जाता है, जैसे कि कोई भी भाव, जिस वाक्य से कोई भाव प्रकट हो रहा हो, जैसे कि मुझसे हंसा नहीं जाता, उससे बोला नहीं जाता, उससे रोया नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, ठीक है। इस तरीके का अगर कोई भाव निकल रहा है किसी वाक्य में, तो आपका भाववाच्य हो जाता है। अदरवाइज आपका जो है कर्मवाच्य और कृत्यवाच्य में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब अगर आपसे बोला क्या गीत क्या है, तो गीत आपका है कर्मवाच्य, और गाया गया अगर पूछा जाता तो आपका कृत्यवाच्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 आपका, निम्न में से किस वाक्य में अपादान कारक है? दोस्तों, आपको बता दें कि कारक हमारे 8 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 8 प्रकार के कारक होते हैं। कारक कौन कौन से होते हैं? कर्ता होता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन होते हैं दोस्तों। इनके डिफरेंट इंडिकेशन होते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि सूचक, यानी कि कर्ता को ने से, कर्म को से, करण को से या के द्वारा, संप्रदान को के लिए या ए, अपादान से, और संबंध काकी के, रारी रे, नानी ने, इस टाइप के। अधिकरण जो है वो मे और पर को डिफाइन करता है, और संबोधन जैसे कि एक्सक्लेमेटोरी जो होता है हमारा संबोधन, हे या अरे, ओह कितना सुंदर, इस टाइप का, ठीक है। और आपको बताएं करण और अपादान, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होता है क्योंकि दोनों का इंडिकेशन आपका से होता है, दोनों का सूचक जो है से है, लेकिन एक में जो है अर्थ जो निकलता है वो आपका अलग करने के थ्रू होता है। किसी चीज़ से कोई चीज़ अलग हो रही है तो इससे ये चीज़ अलग हो रही है, तो अलग होने का अगर भाव प्रकट होता है तो अपादान है, और डायरेक्ट है तो आपका करण है। जैसे कि पूछा चाकू से फल काटो, ठीक है, तो ये एग्जैक्ट है कि चाकू से आया है, लेकिन इसमें अलग होने का भाव नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपका ये करण कारक हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है वाक्य में अपादान कारक किसमें है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, यानी कि गंगा हिमालय से अलग हो जाती है, निकलती है यानी कि निकल रही है, अलग हो रही है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, यानी कि पेड़ से पत्ता गिर चुका है या अलग हो रहा है, तो अलग होने के भाव में आपका अपादान कारक हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 16 क्वेश्चन है आपका, अव्यय कितने भेद होते हैं? अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अव्यय की। अव्यय होता क्या है? ऐसे शब्द होते हैं दोस्तों अव्यय जिनमें चेंजमेंट नहीं किया जा सकता, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार से लिंग, वचन, पुरुष, कारक या और जो भी एक्सेट्रा हैं इनके कारण से कोई विकार नहीं आता है, तो वो हमारे अव्यय होते हैं दोस्तों। तो इनके थ्रू अगर कोई चेंजमेंट नहीं हो रहा है किसी भी शब्द में, तो वो शब्द कैसा होगा? अव्यय कहलाएगा दोस्तों। अव्यय हमारे 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन से होते हैं अव्यय, आप बताएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक दोस्तों, ठीक है। तो अव्यय के 4 प्रकार होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभिकारी शब्द होता है दोस्तों, आप बताएंगे अभिकारी शब्द क्या होता है? मैंने अभी बताया जिस शब्द में कोई चेंजमेंट नहीं होता है, यानी कि जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि को लेकर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता जिस शब्द में, वो हमारा अभिकारी शब्द होता है, यानी कि वही हमारा अव्यय कहलाता है। आपको बताया था अभी, तो आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा 3 दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
निम्न में से आवृत्तिवाचक विशेषण है। दोस्तों आपको अभी हम बता चुके हैं विशेषण हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के विशेषण में एक मैंने आपको बताया था कि संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्या और अनिश्चित, यानी कि एक काउंटेबल होता है और एक अनकाउंटेबल होता है। तो एक में एग्जैक्ट होता है और एक में एग्जैक्ट नहीं होता है दोस्तों। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से आवृत्तिवाचक विशेषण है। दोस्तों आपको बताएं गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक और समुदायवाचक, ये निश्चय संख्यावाचक होते हैं उसके पार्ट होते हैं दोस्तों। तो आवृत्तिवाचक विशेषण में आ जाता है आपका 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, इस टाइप का वर्ड होता है वो आवृत्ति होता है। आपको बता दें 2 जो है वो गणनावाचक में आ जाता है, क्रमवाचक में आपका दूसरा आ जाता है, दोनों आपका समुदायवाचक में आ जाता है। लेकिन अगर आवृत्तिवाचक की बात की जाए तो 2 गुना, 3 गुना और 4 गुना के हिसाब से आता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, निम्न में जातिवाचक संज्ञा का चयन करें। तो दोस्तों आप अपना ऑप्शन बताएंगे। दोस्तों आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि लड़का। लड़का एक जाति को इंडिकेट कर रहा है, किसी जाति को प्रदर्शित कर रहा है, तो लड़का है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि जातिवाचक संज्ञा आपका हो गया लड़का। दोस्तों काफ़ी लोग जातिवाचक यानी कि सेना में लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन नहीं, आपका जो जातिवाचक संज्ञा है वो हो जाएगा लड़का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, अक्सर पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों मकड़ी अगर देखो तो स्त्रीलिंग में आ जाता है, लेकिन आपसे पूछा गया क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा एग्जाम में, आपसे पूछा गया सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। तो सदा स्त्रीलिंग की अगर बात की जाए जो हमेशा रहता है, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि पक्षी। प्रश्न नंबर 20 का आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, यानी कि पक्षी। पक्षी कैसा है, जो सदा स्त्रीलिंग में रहता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोस्तों आपको हम डेली एक क्वेश्चन ऑफ द डे देते हैं। आपका जो पिछला क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था पिछले पार्ट में कि किसी साहित्यिक जो कृति है इसकी समालोचना करने वाला कौन होता है। तो आपने अपना ऑप्शन बताया था कमेंट बॉक्स में, तो आपको करेक्ट ऑप्शन बता देते हैं, उसका है समीक्षक। ठीक है, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका समीक्षक, यानी कि किसी साहित्यिक कृति की समालोचना करने वाला कौन होता है दोस्तों, समीक्षक होता है। ठीक है, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपका है कवि का स्त्रीलिंग है। तो कवि का जो स्त्रीलिंग है कवित्री होता है, आपको पता है, लेकिन कवित्री को एक करेक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, यानी कि शुद्धतम रूप, यानी कि तत्सम रूप में कैसे लिखा जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप अपना ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। ठीक है, और इसका करेक्ट आंसर जो है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ठीक है, और इसको देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है, आपको लगातार ऐसे पार्ट्स मिलते रहेंगे, और जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रेगुलर पूछे जाते हैं क्वेश्चन अक्सर, वो हम आपके पास सारा कलेक्शन आपको प्रोवाइड कराएंगे, और हमारे अदर सब्जेक्ट की भी सारी सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में।